चलो बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पॉडकास्ट में हम लोग आज चैप्टर कवर करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो हम ये देखेंगे कि बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं और उनका सर्कुलेशन कैसे होता है या सर्कुलेशन क्यों होता है। तो अगर हम लोग बात करें बॉडी में सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि जो हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है या जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में है उनको एक जगह से दूसरी जगह सेल तक पहुंचाने के लिए, चाहे गैसेस हो चाहे न्यूट्रिएंट हो, किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स वो मीडियम है। और फ्लूइड्स में कौन कौन से फ्लूइड हैं हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन की बॉडी में ब्लड एंड लिम्फ जिसे हम बोलते हैं, ये दो फ्लूइड हैं जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम लोग स्पंजेस की बात करें, यहाँ पर वाटर का सर्कुलेशन होता है देर से उनके सराउंडिंग से। सिलेंट्रेट की बात करें, वाटर का सर्कुलेशन होता है उनके सराउंडिंग से। हम लोग फिलहाल ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ब्लड पाया जाता है। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इनमें ब्लड ज़्यादा पाया जाता है जो कि सर्कुलेशन कराता है। किसका? न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड की। तो अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड एक सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम लोग देखते हैं ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू अगर ब्लड है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर हम लोग ब्लड में प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। अगर हम लोग प्लाज्मा में बात करें, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर पाया जाता है, 6 to 8% प्रोटीन पाई जाती है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। स्मॉल अमाउंट में अमीनो एसिड, लिपिड, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो प्रोटीन पाई जाती है 6 to 8% कौन कौन सी प्रोटीन है, तो प्रोटीन है फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। जो फिब्रिनोजन है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो ग्लोब्यूलिन्स है वो डिफेंस में हेल्प करता है, जो एल्ब्यूमिन्स है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। क्लियर? तो ये प्रोटीन है। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर है जिसे क्या बोल रहे हो, फिब्रिनोजन। अगर बिना क्लॉटिंग फैक्टर के हम लोग प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। इसी प्लाज्मा को अगर क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दे, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो उसे बोला जाता है सीरम। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे ये प्लाज्मा की क्या क्या प्लाज्मा में पाया जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। एरेथ्रोसाइट जिसे आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगर हम लोग बात करें एरेथ्रोसाइट की, तो मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द ब्लड में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेल पाई जाती है, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट को ही सेल भी बोलते हैं, ब्लड के सेल भी बोलते हैं, तो ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरबीसी होता है। 5 to 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी की बात करें 6 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाता है। प्लेटलेट्स की बात करें 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाता है। और मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द ब्लड कौन है? आरबीसी। अगर हम लोग आरबीसी की बात करें तो कैसी होती है आरबीसी? आरबीसी का कलर रेड होता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। अगर हम लोग आरबीसी की बात करें, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बाइकॉन्केव इन शेप होती है, शेप में बाइकॉन्केव होती है। फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, क्योंकि किसी भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन, सारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। क्लियर? तो अगर हम लोग फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, रेड कलर की होती है हीमोग्लोबिन की वजह से। ये जो है अगर आरबीसी की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन कितना है? 12 to 16 ग्राम है। याद रहेगा, इतनी सारी चीज़ें किसके बारे में, जितना एनसीईआरटी में उतना हम लोग कवर कर रहे हैं। ये किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, और 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहाँ पर? स्प्लीन में। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या उसी को ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन में फिल्ट्रेशन भी होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड में होते हैं उसको क्लियर किया जाता है। जो डेड आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय की जाती है, इसलिए तो उसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वहीं पर होता है, उसी को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, दो टाइप का होता है।
एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो उनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आएंगे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये एक तरह के ग्रेनुलोसाइट है। ए ग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन आएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर हम लोग बात करें न्यूट्रोफिल्स की 60 to 65% पाया जाता है WBC में। हम लोग बात करें मोनोसाइट की, मोनोसाइट जो है वो 6 to 8% पाया जाता है। इओसिनोफिल 2 से 3% पाया जाता है। बेसोफिल 0.5 से 1% पाया जाता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ WBC न्यूट्रोफिल होता है और लीस्ट होता है बेसोफिल 0.5 से 1%। क्लियर, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि WBC में कौन कौन होता है। अब अगर हम लोग इनके फंक्शन की बात करें तो न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं। इओसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइट जो है और बेसोफिल सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो एंटी कोएगुलेंट होता है। अगर हम लोग लिम्फोसाइट की बात करें, लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की बात करें एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, WBC की। अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स कितना 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाता है ब्लड में। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और प्लेटलेट्स कितना है, 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। प्लेटलेट जो है वो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करता है, तो अगर प्लेटलेट के नंबर में कमी आने लग जाए, डिस्ट्रक्शन आने लग जाए, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब क्लॉटिंग लेट होती है। क्लॉटिंग क्या होगी, क्लॉटिंग लेट होगी। क्लियर, ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ब्लड की बात कर रहे थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप में अगर हम लोग बात करें 2 टाइप का हम लोग को ग्रुपिंग पढ़ना है, एक पढ़ना है ABO ग्रुपिंग, दूसरा पढ़ना है RH ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग की अगर हम लोग बात करें, ABO ग्रुपिंग इज ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन A and B ऑन द RBC सरफेस। अगर हम लोग देखें RBC की सरफेस पर 2 एंटीजन पाए जाते हैं A and B, और इन्हीं एंटीजन के बेस पर ABO ग्रुपिंग जो है वो 4 टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। क्लियर, A ब्लड ग्रुप में एंटीजन A होता है, एंटीबॉडी B होती है, और इसको डोनर्स ग्रुप, एक कॉलम दिया गया है, एक टेबल दिया है NCERT में, वो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन, जिस भी ब्लड में एंटीजन A होगा वो ब्लड ग्रुप A, जिसमें एंटीजन B वो ब्लड ग्रुप B, जिसमें एंटीजन A और B दोनों हैं वो ब्लड ग्रुप AB है, और जिसमें एंटीजन नहीं है वो 0 है, मतलब कि O है। क्लियर, तो ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A, एंटीबॉडी B होगा, और डोनर्स ग्रुप इसको A एंड O होगा। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B होगा, एंटीबॉडी A होगी, डोनर्स ग्रुप B और O होगा। ब्लड ग्रुप AB में एंटीजन A और B होगा, एंटीबॉडी नील, यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। डोनर्स ग्रुप इसको सब दे सकते हैं, A भी दे सकता है, B भी दे सकता है, AB भी दे सकता है और O भी दे सकता है। इसलिए AB को आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्योंकि जो एंटीबॉडी, ध्यान से सुनना, एंटीबॉडी जो बनती है प्लाज्मा में बनती है, वो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है। तो इनके पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है, इसलिए AB के पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है। कोई भी ब्लड ग्रुप इसमें आ सकता है, वो उसके अगेंस्ट इनके पास एंटीबॉडी नहीं होती है। ब्लड ग्रुप O जो है, इनके पास एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी A एंड B है, इसलिए किसी के पास जाते हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा था अभी RBC की सरफेस पर 2 एंटीजन पाए जाते हैं, उनके रिस्पॉन्स में प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है जो कि प्रोटीन होती है। तो याद रखना, जो ब्लड ग्रुप O है ये इनके पास एंटीजन नहीं है, तो ये किसी के भी ब्लड में जाते हैं तो इनके अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, क्योंकि इनके पास एंटीजन नहीं था, इसलिए किसी में भी जा सकते हैं। तो O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो O का जो डोनर होगा इसको सिर्फ O दे सकता है, और कोई इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ये हम लोग बात कर रहे थे ABO ग्रुपिंग की। दूसरा होता है RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग की अगर हम लोग बात करें, RH ग्रुपिंग इसलिए नाम पड़ा, RH भी एक एंटीजन है, इसलिए RH एंटीजन बोला, क्योंकि ये सबसे पहले रेशस मंकी में देखा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा RH एंटीजन। ये एक तरह का एंटीजन है, इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले ABO ब्लड ग्रुप मैच कराने के साथ साथ RH एंटीजन को भी मैच कराया जाता है। ऐसे इंडिविजुअल जिनके ब्लड में RH एंटीजन पाया जाएगा उन्हें RH पॉजिटिव बोलते हैं, जिनमें नहीं पाया जाएगा वो उन्हें RH नेगेटिव बोलते हैं। 80% ह्यूमन की पॉपुलेशन RH पॉजिटिव होती है, 20% ह्यूमन की पॉपुलेशन RH नेगेटिव होती है। क्लियर, तो RH पॉजिटिव वाला जो पर्सन होगा वो RH पॉजिटिव वाले का ब्लड ले सकता है,
RH नेगेटिव वाले का भी ब्लड ले सकता है। इसलिए जो RH पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ब्लड वाले होते हैं ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, तो AB कौन? AB पॉजिटिव, क्योंकि ब्लड ग्रुप के साथ साथ एंटीजन को भी मैच कराया जाता है। और जो O वाला ब्लड ग्रुप है, ये जो नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव जो है वो सिर्फ RH नेगेटिव का ही ब्लड रिसीव कर सकता है, RH पॉजिटिव का ब्लड रिसीव नहीं कर सकता है। इसलिए जो RH और लेकिन ये जो नेगेटिव वाला है ये जा दोनों में सकता है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। इसलिए जो नेगेटिव वाला है यूनिवर्सल डोनर होता है। जो आपने O पढ़ा तो यूनिवर्सल डोनर होता है, O में कौन? O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। क्लियर? अब यहीं पर हम लोग जो RH ग्रुप है इसमें कुछ मिसमैचिंग देखने को मिलती है। मिसमैचिंग क्या देखने को मिलती है? जिसे हम बोलते हैं RH इनकॉम्पैटिबिलिटी या RH मिसमैचिंग। जैसे अगर कोई हस्बैंड RH पॉजिटिव है, उनकी वाइफ RH पॉजिटिव है, तो जो उनका बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव होगा। अगर कोई हस्बैंड RH नेगेटिव है, उनकी वाइफ RH नेगेटिव है, तो जो बच्चा होगा RH नेगेटिव होगा। अगर कोई हस्बैंड RH नेगेटिव है, उनकी वाइफ RH पॉजिटिव है, तो बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव होगा। और कोई अगर है हस्बैंड RH पॉजिटिव है, उनकी वाइफ RH नेगेटिव है, तब भी बच्चा क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। तो देख रहे हो हर केस में बच्चा RH पॉजिटिव होगा। सिर्फ एक केस है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों नेगेटिव है, तो जो बच्चा है वो RH नेगेटिव होगा। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस का केस क्या है? जब कोई हस्बैंड RH पॉजिटिव होगा, वाइफ RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव वाइफ के यूटरस में जो बेबी डेवलप करेगा जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, तो वो बच्चा जो है RH पॉजिटिव होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर और फीटस का जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट होता है, तो इनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन डिलीवरी के समय जब उस फीमेल की फर्स्ट डिलीवरी होगी, उस समय मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो सकता है। और जो ब्लड मिक्स होता है, ब्लड का लीकेज होता है, ब्लड मिक्स होता है, तो अगर मदर RH नेगेटिव है, इनका ब्लड फीटस के ब्लड में मिक्स हो रहा है, तो फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में जा सकता है। लेकिन अगर फीटस का ब्लड नेगेटिव मदर में मिलता है, तो जो मदर हैं वो RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, जिसे बोलते हैं RH एंटीबॉडी। तो ऐसे केस में फर्स्ट डिलीवरी तो सेफ हो जाती है, लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आती है। जो फीटस है वो डेवलप नहीं हो पाता, उसकी RBC डिस्ट्रॉय कर दी जाती है मदर के द्वारा, क्योंकि मदर के अंदर बन चुकी है RH एंटीबॉडी। तो इसको सही कैसे किया जा सकता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस को? इसी केस का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। इस केस में बच्चे को एनीमिया हो जाता है, बच्चे को जॉन्डिस हो जाती है। तो इसको सही कैसे किया जा सकता है? सही ऐसे किया जा सकता है कि फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद मदर ने क्या बनाया है? RH एंटीजन के अगेंस्ट बनाई है RH एंटीबॉडी, तो मदर को दे दी जाए RH एंटीबॉडी। मदर को क्या दे दिया जाए? RH एंटीबॉडी इमीडिएट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। तो ये सही हो सकता है। क्लियर? ये है RH ग्रुपिंग। क्लियर? अगली हेडिंग आती है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में अगर हम लोग बात करें, कहीं पर किसी को चोट लग जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाती है, तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाता है। तो कोएगुलेशन का टाइम होता है 2 to 8 मिनट, उतने टाइम के अंदर अंदर कोएगुलेशन हो जाना चाहिए। तो कोएगुलेशन कैसे होगा? कोएगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं विटामिन के इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, कुछ प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, इन्हें एक्टिवेट किया जाता है। तो एक लीवर में बनती है जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, उसके प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है किसमें? थ्रोम्बिन में। और जो थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। तो जो फिब्रिन है ये क्लॉटिंग कराता है। जब कहीं पर चोट लग जाती है, तो वहाँ पर चोट लग गई तो उसके बाद वहाँ पर क्लॉटिंग होती है, तो वहाँ पर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम नज़र आता है, उसे हम लोग क्लॉट या कोएगुलम बोलते हैं। और उस क्लॉट या कोएगुलम में क्या पाया जाता है? डेड सेल्स ऑफ RBC, या ऐसे बोलो डेड सेल्स ऑफ ब्लड एंड फिब्रिन। डेड सेल्स ऑफ ब्लड एंड फिब्रिन। तो जहाँ पर आपको कहीं चोट लगती है, वहाँ पर जब क्लॉटिंग होती है, तो उसे बोलते हैं क्लॉट या कोएगुलम। वो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का मटेरियल है। उस क्लॉट या कोएगुलम में क्या पाया जाएगा? ब्लड सेल्स प्लस फिब्रिन। क्लियर? तो याद रखिएगा, जब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया गया थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है इसे कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ पर ट्रॉमा होता है, जहाँ पर चोट लगती है, जहाँ पर कट लगता है, वहाँ के टिश्यूज भी कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि कोएगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। विटामिन के कोएगुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन के नेसेसरी होता है प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन के लिए लीवर में। तो अगर विटामिन के की कमी होगी
प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन लिवर में नहीं होगा, और प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन लिवर में नहीं होगा तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लियर, ये है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अगला आता है इसके बाद हेडिंग है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ब्लड से सेल के बीच गैसेस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। उस समय ब्लड वेसल से कुछ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिफ्यूज होके सेल्स के बीच स्पेस में आ जाते हैं। टिश्यू में जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच जो स्पेस है जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर ये जो फ्लूइड आ जाता है इसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है, ये यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, ये वापस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल के थ्रू वापस चला जाता है मेजर वेन में। जब यही टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल के द्वारा मेजर वेन में जाने लगता है, लिम्फेटिक वेसल में इसका नाम होता है लिम्फ। इसका नाम क्या होता है, लिम्फ, याद रखना। तो लिम्फ का जो कंपोजिशन है वो सेम होता है किसके जैसा, प्लाज्मा के जैसा, एक्सेप्ट प्रोटीन जो है वो लार्जर होती है, वो डिफ्यूज होके नहीं आती हैं। क्लियर, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करें, ये लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड इतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद हेडिंग आती है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें, सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप का सर्कुलेशन, एक क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। तो याद रखिए कि क्लोज टाइप का सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में पाया जाता है। ओपन टाइप के सर्कुलेशन में क्या होता है, जब ब्लड हार्ट से पंप होता है तो डायरेक्ट सेल्स के बीच स्पेसेस में जाता है जिसे साइन्यूसेस बोलते हैं, और सेल इसी में बाथ होती हैं, डूबी हुई होती हैं। लेकिन क्लोज टाइप का जो सर्कुलेशन होता है, वहाँ पर जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू एक एक सेल तक जाता है, तो ज़्यादा अच्छे से, मोस्ट प्रिसाइजली इसका फ्लो होता है कहाँ पर, ब्लड का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटर माना जाता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे से, और ये पाया जाता है एनिला से लेकर कॉर्डेटा तक, वहाँ पर ये पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। अच्छा, जब सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें, ब्लड के सर्कुलेशन की बात करें, तो ब्लड पंप किया जाएगा। तो ब्लड पंप किया जाएगा, कहाँ से पंप किया जाएगा, हार्ट से पंप किया जाएगा। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है। हम लोग बात करेंगे फिशेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की। तो याद रखिएगा, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको कवर करना है, इसलिए फिशेस और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अगर हम लोग 2 चैम्बर हार्ट की बात करें, फिशेस में 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें, 2 अपर एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम होता है, 1 सिंगल वेंट्रिकल होता है। बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 अपर एट्रियम होते हैं, 2 लोअर वेंट्रिकल होते हैं। तो अगर हम लोग सर्कुलेशन की बात करें फिशेस में, जहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग में आपको पढ़ाया है, याद रखिएगा कि सेल में जब ब्लड आता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है, ऑक्सीजन सेल में कंज्यूम होता है, तो वहाँ से निकलता है जो ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 रिच ब्लड होता है, क्योंकि सेल में ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद CO2 प्रोड्यूस होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, और CO2 आता है ब्लड में, तो वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज से निकल के हार्ट में जाता है, और हार्ट के कहाँ, एट्रियम में गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से निकल के जाता है गिल्स में, गिल्स में प्योरीफिकेशन के लिए जाता है। तो प्योरीफिकेशन याद रखिएगा, ब्लड का प्योरीफिकेशन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, ब्लड का प्योरीफिकेशन वहीं पर होगा। क्लियर। तो फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है, तो ये ब्लड एट्रियम में आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से निकल के, बॉडी टिश्यूज से निकल के एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से निकल के कहाँ गया, गिल्स में गया। तो इनका फिशेस का जो हार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, और हार्ट में प्योर होने के बाद, ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है कहाँ पर, टिश्यू में जाता है। तो टिश्यू से आया हार्ट में, हार्ट के एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स में गया, और प्योर होके सीधा कहाँ चला गया, टिश्यू में। तो ये तरह का, इस तरह का जो सर्कुलेशन, इसे सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में जो राइट साइड का एट्रियम है और लेफ्ट साइड का एट्रियम जो है, ये अलग अलग ब्लड रिसीव करते हैं। राइट साइड का एट्रियम बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और लेफ्ट साइड का एट्रियम जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। और दोनों जो है एट्रियम लेफ्ट साइड
प्योर ब्लड, राइट साइड इम्प्योर ब्लड, दोनों सेपरेट अलग अलग हैं, लेकिन इनमें चूंकि वेंट्रिकल एक ही होता है तो दोनों ब्लड आके एक सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, तो इनका हार्ट जो है वो मिक्स ब्लड को पंप करता है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट हो नहीं पाता है। डबल सर्कुलेशन एट्रियम तक तो हुआ, लेकिन आगे चल के दोनों मिक्स हो गए, जिन्हें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, जहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। उसके बाद हम लोग बात करें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो एनसीईआरटी में हेडिंग है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन अभी हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हेडिंग आती है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो जो हार्ट होता है वो थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच पाया जाता है, जिस स्पेस में उसे मीडियास्टिनम बोलते हैं। हमारे हार्ट के ऊपर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। जो हार्ट है वो क्लेंच्ड फिस्ट शेप का होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, चेस्ट कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अगर हम लोग बात करें हार्ट की मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। हार्ट की मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। अच्छा, यहाँ पर अभी बोला था आपको 4 चैम्बर होते हैं, तो याद रखना 2 अपर स्मॉलर होते हैं जिसे एट्रियम बोलते हैं, 2 लोअर लार्जर होते हैं जिसे वेंट्रिकल बोलते हैं। तो 2 अपर स्मॉलर जो एट्रियम है, दोनों एट्रियम आपस में सेपरेट होते हैं एक सेप्टम के द्वारा जिसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल आपस में सेपरेट होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। एट्रियम और वेंट्रिकल आपस में सेपरेट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, तो यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों सेपरेट हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी होता है। और वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर जाता है तो वेंट्रिकल में जो ओपनिंग होती है उसे हम सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर वॉल्व। हार्ट की मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल, कुछ कार्डियक मसल स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं जिसे नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर बोलते हैं। और नोडल टिश्यू का एक पैच पाया जाता है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर जिसे एसे नोड या साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। इसे पेस मेकर भी बोलते हैं क्योंकि बीट बनाता है, ये हार्ट बीट को ओरिजिनेट करता है। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल में। तो नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर का एक पैच राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर पाया जाता है जिसे एसे नोड बोलते हैं। एसे नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। और इसी नोडल टिश्यू का अनदर पैच, एक दूसरा टुकड़ा राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर नियर टू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है जिसे एवी नोड बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। इसे पेस सेटर भी बोला जाता है। अब अगर हम लोग बात करें एसे नोड की, अभी हमने आपको बताया एसे नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। क्यों जनरेट करता है? अगली हेडिंग आती है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में अगर हम लोग बात करें, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। एक बार एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जिसे हम सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं, ये एक कार्डियक साइकिल है। एक बार वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जिसे हम सिस्टोल या डायस्टोल बोलते हैं, ये होता है एक कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की? 0.8 सेकंड की। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब बॉडी टिश्यूज से ब्लड आता है वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में, सेम उसी टाइम लंग्स से ब्लड प्योर होके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहा है। दोनों ब्लड आपस में सेपरेट हैं, अलग हैं इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू। क्लियर? उस समय ये ब्लड यहाँ का, जब बताओ ब्लड आ रहा है एट्रियम में, एट्रियम को रिलैक्स होना चाहिए ताकि यहाँ पर ब्लड आए, आराम से रुक सके। और उसी समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं तो एट्रियम का ब्लड सीधा चला जाता है वेंट्रिकल में। 70% ब्लड अपने आप चला जाता है वेंट्रिकल में। तो एट्रियम भी दोनों रिलैक्स हैं, वेंट्रिकल भी दोनों रिलैक्स हैं। इस शुरुआत की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल या डायस्टोल ऑफ होल हार्ट। 0.4 सेकेंड का होता है, अभी आपको बता रहे हैं। उसके बाद एट्रियम से 70% ब्लड वेंट्रिकल में अपने आप चला जाता है, लेकिन 30% ब्लड रहता है, जिसकी वजह से जो एसे नोड है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर वो एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, अपने आप स्टिमुलेट होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसलिए इसे ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते हैं।
अच्छा, ये ऑटो एक्साइटेबल है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, इसकी वजह से जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसे बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका पूरा का पूरा ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स था, और जैसे ही एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में गया, वैसे ही ए से नोड से एक्शन पोटेंशियल एवी नोड को आ चुके हैं, और एवी नोड से वो एवी बंडल की तरफ जाएंगे। याद रखना, एवी नोड से एवी बंडल निकलता है, एवी बंडल आगे चल के लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल में डिवाइड हो जाता है, और इसी एवी बंडल पर पाए जाते हैं छोटे छोटे फाइबर, जिसे पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल और पुरकिंजे फाइबर दोनों को मिला के बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो जब एट्रियम से ब्लड चला गया, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, उसका ब्लड चला गया वेंट्रिकल में, यहाँ से करंट भी जो एक्शन पोटेंशियल वो पास हो चुकी है एवी बंडल के थ्रू, कहाँ चली, बंडल ऑफ हिस में। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा वैसे ही एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, जिसे एट्रियल डायस्टोल बोलेंगे 0.7 सेकेंड का। अब उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 0.3 सेकेंड के लिए, जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका ब्लड कहाँ जाए, कहीं वापस न चला जाए, एट्रियम में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं वैसे सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, तो पूरा वेंट्रिकल का ब्लड चला जाता है एओर्टा में, और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, उधर लंग्स में, उधर चला जाता है बॉडी के टिश्यूज़ में। क्लियर। तो अब इस समय जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था, इसे क्या बोला, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए, और जैसे इसका ब्लड पास हो गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया, एट्रियम पहले से रिलैक्स था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया। वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन 0.5 सेकेंड का होता है, और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, एट्रियम ऑलरेडी रिलैक्स था, ये फिर से एट्रियम और वेंट्रिकल चारों चैम्बर जो हार्ट के हैं वो रिलैक्स हो गए, जिसे ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं, 0.4 सेकेंड का होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। एक बार एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक कार्डियक साइकिल है, एक बार वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक कार्डियक साइकिल है। तो याद रखना, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का, ज्वाइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड का। क्लियर। ये हम लोग बात कर रहे थे इसकी कार्डियक साइकिल की। अब कार्डियक साइकिल में याद रखना, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसके समय वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के समय जितना ब्लड बाहर जा रहा है, एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से जितना ब्लड बाहर जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर साइकिल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज ऑफ 70 ml। ये 70 ml होता है, और एक मिनट में जितना ब्लड बाहर जाता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट निकालना हो, कार्डियक आउटपुट आता है 5000 ml, अप्रॉक्स आता है 5000 ml या बोलो 5 लीटर। अगर कार्डियक आउटपुट निकालना है तो कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट रेट, ये निकल आएगा क्या, कार्डियक आउटपुट। क्योंकि हार्ट बीट रेट कितना होता है 70 से 75 टाइम्स, या एवरेज कितना होता है 72 टाइम्स। तो अगर हार्ट बीट रेट बोले 72 और इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, तो आएगा 5040 ml, अप्रॉक्स 5000 ml या 5 लीटर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml। ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल इट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज ऑफ 70 ml। ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट इट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट एंड इट इज ऑफ 5000 ml और 5 लीटर। क्लियर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, इसी समय हार्ट की साउंड आती है। हार्ट में दो साउंड आती है, फर्स्ट साउंड लब की होती है, सेकंड साउंड डब की होती है। याद रखना, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहीं वापस एट्रियम में न चला जाए, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो फर्स्ट साउंड आती है। तो फर्स्ट साउंड जनरेट ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। और उसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल का ब्लड पूरा का पूरा बाहर चला जाता है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता है, तो सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं, उस समय सेकंड साउंड आती है जिसे डब की साउंड बोलते हैं। तो सेकंड साउंड जनरेट ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। क्लियर। ये है कार्डियक साइकिल। अब हम लोग बात करते हैं ईसीजी की। अगर हम लोग ईसीजी की बात करते हैं तो याद रखना, ईसीजी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है जिससे ईसीजी की जाती है, और ईसीजी करने के दौरान जो ग्राफ आता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो ऐसे याद कर लो, आपको पहले भी बताया है कि जो ग्राफ होता है वो ग्राफ नहीं बल्कि ग्राम है, और जो मशीन है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ईसीजी करते समय एक स्टैंडर्ड ईसीजी करने के लिए, एक नॉर्मल ईसीजी करने के लिए बॉडी में 3 लीड लगाई जाती हैं, 2 ऑन ईच रिस्ट, एक इस कलाई पर और एक इस कलाई पर, एंड 1 लीड ऑन लेफ्ट एंकल।
3 लीड लगाई जाएंगी, एक एक कलाइयों पर एक एक लगाई जाएंगी और एक लेफ्ट एंकल में लगाई जाएगी। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन, अगर डिटेल इवेल्युएशन करना है तो मल्टीपल लीड्स ऑल्सो अटैच्ड ऑन द चेस्ट रीजन, ढेर सारी लीड चेस्ट रीजन पर भी लगा दी जाती है। क्लियर। अब अगर हम लोग इसके बाद बात करें ईसीजी में आता क्या, ईसीजी में कुछ वेव्स आती हैं जैसे पी क्यू आर एस टी। पी वेव क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। पी वेव बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसे आप सिस्टोल बोलते हैं। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, अगर पी वेव आती है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम का सही हो रहा है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वो क्या बता रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सही हो रहा है। टी वेव बताता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब ईसीजी में हमें एट्रियम का रिलैक्सेशन का पता नहीं लगता है। बोलो याद रहेगा। डबल सर्कुलेशन, अगली हेडिंग है डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन अगर हम लोग देखें 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से एक साथ ब्लड पंप होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है एओर्टा में, एओर्टा के थ्रू कहाँ पर जाता है, एओर्टा ब्रेक होती है आर्टरीज में, कैपिलरीज में, कहाँ पर जाता है, टिश्यू में। तो वहाँ से लेके टिश्यू से जब CO2 निकलता है, CO2 रिच ब्लड निकलता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है, CO2 रिच ब्लड निकलता है, वो सिस्टमिक वेन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं वेना कैवा, वेना कैवा के थ्रू वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन से वेना कैवा के थ्रू कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। तो याद रखना यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक ये जो सर्कुलेशन होता है इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, ऐसे याद कर लेना। और अगर आगे हम लोग बात करें तो अब राइट एट्रियम से कहाँ पर ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स में प्योर होने के बाद आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ से लेकर राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक का जो सर्कुलेशन इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसे सिस्टमिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं जरा याद कर लो। सभी आर्टरीज, जितनी भी आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा, जितनी भी वेन्स होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ध्यान से सुनो, अगर हम लोग आर्टरी की बात करें, जैसे वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है तो आर्टरी के थ्रू, मतलब लार्जेस्ट आर्टरी जो कि एओर्टा है वहाँ से ब्लड निकलता है, आर्टरीज और आर्टरीज से आर्टीरियल, आर्टीरियल से कैपिलरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू कहाँ पर पहुँचता है, टिश्यू में। ये सिस्टम से काम हो रहा है, आर्टरी में प्योर ब्लड जाना चाहिए, प्योर ब्लड जा रहा है। और फिर वहाँ से टिश्यू से जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, CO2 निकलेगा, CO2 रिच ब्लड वेन में जाना चाहिए, तो वो वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में आती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक सिस्टम से काम हो रहा है, जहाँ पर जैसा ब्लड जाना चाहिए वैसा ही ब्लड फ्लो हो रहा है, इसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन यही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे जाना चाहिए था कहाँ पर, वेन में, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। चूँकि लंग्स से रिलेटेड है इसलिए पल्मोनरी बोला, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, और लंग्स में प्योरीफिकेशन के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पर सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, जाना चाहिए था इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल से वेन में, लेकिन जा रहा है कहाँ पर, आर्टरी में। और प्योर होने के बाद लंग्स से आना चाहिए था कहाँ पर, आर्टरी में, लेकिन कहाँ जा रहा है, वेन में। तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक जो सर्कुलेशन उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम और पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। क्लियर। अब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यू को, न्यूट्रिएंट को डिलीवर करता है टिश्यू को, और वहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट या जो बेकार की चीज़ें, जो CO2 है, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको लेके आता है कहाँ पर, हार्ट को। इसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर। एक और स्पेशल टाइप का कनेक्शन पाया जाता है ह्यूमन में अगर देखा जाए, जिसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो याद रखना, किसी भी टिश्यू से, किसी भी ऑर्गन से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो वेन्स के थ्रू, वेना कैवा के थ्रू सीधा जाता है हार्ट में। लेकिन जब हमारे GIT से या बोले इंटेस्टाइन से ब्लड निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डायरेक्ट ये हार्ट को ना जाके पहले जाता है लीवर को, जाता है कैसे, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू। तो GIT या बोलो इंटेस्टाइन से ब्लड निकल के जाता है कहाँ पर है, लीवर को, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, और फिर लीवर से जाता है हार्ट को हिपैटिक वेन के थ्रू। ये जो कनेक्शन है इसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एक और होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट को ब्लड जाना और हार्ट से ब्लड आना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट को ब्लड जाना और हार्ट से ब्लड आना, जिसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और कोरोनरी सर्कुलेशन। अब इन्होंने डबल सर्कुलेशन में ही बात किया है आर्टरीज, यहाँ पर ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की।
तो जो आर्टरीज और वेन्स होती है, अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, इनमें 3-3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर? आर्टरीज और वेन्स दोनों में 3-3 लेयर पाई जाती है, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इन्शिमा। बोलो, याद रहेगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इन्शिमा, या जिसे इंटरना भी बोलते हैं। तो जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो आर्टरी में थिक होती है, इसलिए जो आर्टरी का ल्यूमेन है वो नैरो होता है, और वेन में थिन होती है तो उसका ल्यूमेन जो है वो ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है कि इसमें डबल सर्कुलेशन में। इसके बाद हेडिंग आती है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करें, वैसे तो हमारा हार्ट जो है वो ऑटो एक्साइटेबल है, सेल्फ रेगुलेटेड है, क्योंकि नोडल टिश्यू जो है, नोडल मस्कुलेचर वो रेगुलेट करते हैं। लेकिन कुछ हद तक हमारा जो नर्वस सिस्टम है, कह रहे हैं हमारे मेडुला रीजन में एक सिस्टम है जो कि रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। कौन सा नर्वस सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी के केस में काम करता है। तो इमरजेंसी के केस में हमारी हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है, और आपको पता है, आपने कार्डियक आउटपुट पढ़ा है कि अगर हार्ट बीट रेट बढ़ जाए तो कार्डियक आउटपुट अपने आप बढ़ जाता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो याद कैसे रखेंगे कि वैसे तो हमारा हार्ट जो है वो ऑटो रेगुलेटेड है, सेल्फ रेगुलेटेड है, ऑटो एक्साइटेबल है। इसीलिए हम लोग अपने हार्ट को, हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन का हार्ट जो है मायोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि मसल्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। लेकिन कुछ हद तक इसे नर्वस सिस्टम भी रेगुलेट करता है। तो कह रहे मेडुला में एक सिस्टम पाया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करता है। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ऐसे याद कर लो, सिंपैथेटिक जो है वो इमरजेंसी में काम करता है, उस समय हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल कंडीशन में, जो ये बढ़ा हुआ सिस्टम है, इसी को नॉर्मल कराता है, मतलब वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराता है, हार्ट बीट रेट को डिक्रीज कराता है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कराता है। इनके अलावा, ये तो नर्वस सिस्टम, इनके अलावा एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी जो है वो हमारे हार्ट को रेगुलेट करते हैं। वो भी जो है एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन जो है वो बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे काम करते हैं। वो भी जो है हमारे हार्ट बीट रेट को, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है किसमें? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में। उसके बाद आता है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर में इन्होंने एक डिसऑर्डर बताया, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120 जो प्रेशर है उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं या पंपिंग प्रेशर बोलते हैं। जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर है, जिसे हम पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं। उस समय ब्लड पंप होता है, 120 होता है। 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो नीचे वाला प्रेशर वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से जो होता है, डायस्टोल की वजह से जो होता है, उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। कितना होता है? 80 होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, या इसी को पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं, और जो 80 वो डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर होता है। अब हम लोग अगर बात करें, इससे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, 120 से बढ़ के 140 हो जाए सिस्टोलिक प्रेशर, 80 से बढ़ के 90 हो जाए डायस्टोलिक प्रेशर, और कॉन्टिन्यूसली ऐसे बढ़ा रहे, तो उस केस को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर कॉन्टिन्यूस इंक्रीज रहे बीपी, 120 से बढ़ के 140 हो जाए और 80 से बढ़ के डायस्टोलिक प्रेशर 90 हो जाए, 140/90 कॉन्टिन्यूस अगर रहा, तो इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी को अफेक्ट कर सकता है। दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पर, एक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। यहाँ पर वो ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है जो हार्ट को ब्लड का सर्कुलेशन कराती है, इसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो नैरो हो जाती हैं। तो याद रखना है यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस में कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट के डिपोजिशन, फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट को ब्लड का सर्कुलेशन करा रही हैं, जिसे कोरोनरी आर्टरी हम लोग बोल रहे हैं। ये हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक केस है एंजाइना, एक डिजीज है, डिसऑर्डर है एंजाइना। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, चेस्ट रीजन में पेन होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। हार्ट की मसल्स को, हार्ट को जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, मतलब सही से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइना, या बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये किसी भी एज में हो सकता है, मेन एंड वुमेन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन है मिडिल एज एंड एल्डरली पर्सन में। यह है एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम पढ़ते हैं हार्ट फेल्योर।
हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेल्योर क्या होता है, समझ के याद रखना है। फेल्योर का मतलब जितना उसको काम करना चाहिए था हार्ट को उतना काम नहीं कर पा रहा है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो जब हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप ना कर पाए उस केस को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल्योर। क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर। जब हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप ना कर पाए तो क्या बोलेंगे, हार्ट फेल्योर। और अगर सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, अगर अचानक से हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाए उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। तो अटैक होगा तो मसल्स डैमेज होंगी, फेल्योर होगा तो हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं करेगा, दोनों केस अलग अलग है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट बीट करना ही बंद कर दे, स्टॉप कर दे, उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्लियर, ये चैप्टर था आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन।